विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। आइए आज इस कक्षा के माध्यम से हम आपको यह बतलाते हैं कि बीएड प्रथम वर्ष की प्रयोगात्मक गतिविधियां, बीएड प्रथम वर्ष की जो प्रयोगात्मक गतिविधियां हैं, जो हमारे असाइनमेंट हैं, उसका निर्माण हमको कैसे करना होता है और उसमें कौन कौन सी विषय वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, उनका संपूर्ण जानकारी हम एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करते हैं। आइए देर न करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि बीएड प्रथम वर्ष में 4 महत्वपूर्ण पेपर होते हैं। 4 महत्वपूर्ण पेपर होते हैं। पहला पेपर जिसको हम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका पेपर है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। तीसरा पेपर है आपका समसामयिक भारत में शिक्षा और चौथा है आपका शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। यह 4 आपके सैद्धांतिक पेपर होते हैं और इसमें 80 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। 80 नंबर की आपकी थ्योरी होती है। इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन होता है, ठीक है, और इसमें हम 80 में से जो भी प्राप्त कर ले, ठीक है, ये सैद्धांतिक पेपर है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये 20 नंबर हमको कहाँ से प्राप्त होंगे। ये 20 नंबर हमको कहाँ से प्राप्त होंगे, तो इसी पर हमको चर्चा करनी है। देखिए, ये जो 20 नंबर है यह आपके असाइनमेंट के द्वारा आपको मिलता है। अब ये समझते हैं कि उन असाइनमेंट में क्या क्या हमको लिखना है। प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यचर्या आपका है और इसमें से किन्हीं 2 असाइनमेंटों को ही आपको लिखना है, जो आपके इस स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहे हैं। 3 असाइनमेंट दिए हुए हैं, लेकिन किसी 2 पर हमको जो है लिखना है। पहला जो आपका असाइनमेंट है वह है शिक्षा का दर्शन क्या है, शैक्षिक प्रणालियों को आकार देने में इसके दायरे और महत्व पर चर्चा करें। यह पहला असाइनमेंट हो गया आपका। दूसरा है शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे काम कर सकती है, वैश्वीकृत विश्व में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। यह हमारा दूसरा असाइनमेंट हो गया। शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षण विधियों और छात्र शिक्षक संबंधों के संबंध में गांधी जी के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके शैक्षिक योगदान और विचारों का विश्लेषण इसमें करना है। लेकिन ये ध्यान देना है कि हमको इन 3 बिंदुओं में से किन्हीं 2 पर ही असाइनमेंट तैयार करने होते हैं और इस प्रकार अगर हमने यह कार्य कर लिया तो हमारा यह 20 नंबर हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है। यह प्रथम प्रश्न पत्र का आपका असाइनमेंट है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है आपका वह है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। दूसरा असाइनमेंट क्या है? बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। पिछले पेपर की तरह इसमें भी किन्हीं 2 अधिन्यासों का ही हमको निर्माण करना है। पहला आपका अधिन्यास है कि सीखने के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करें और उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिसके तहत यह सबसे अच्छा होता है। दूसरा है बुद्ध परीक्षणों के उपयोग के मूल्य और खतरे क्या हैं, क्या इनका उपयोग और संचालन स्कूल मनोवैज्ञानिकों या कक्षा शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए। कारण दें, क्या बच्चों को अपना IQ स्वयं जानना चाहिए या शिक्षकों को या उनके माता पिता को। इस पर भी अपने विचार आपको लिखने हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट है आपका। तीसरा असाइनमेंट है आपका सेकंड पेपर का कि 8वीं कक्षा के 10 छात्रों के लिए एक मानकीकृत रचनात्मक परीक्षण आयोजित करें और प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करें और परिणामों के आधार पर बेहतर शिक्षा के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करें। तो यह आपका सेकंड पेपर के असाइनमेंट है। लेकिन यहाँ फिर वही चीज कि हमको किन्हीं 2 का ही इसमें लिखना है, लिपिबद्ध करना है और जब हम इस कार्य को कर लेते हैं तो यहाँ से भी हमको 20 नंबर की प्राप्ति हो जाती है। यह हमारा सेकंड पेपर का असाइनमेंट रहा। अब हम बात करते हैं तीसरे असाइनमेंट की। तीसरा असाइनमेंट जो आप हमारा है
वह है तीसरे पेपर से समसामयिक भारत में शिक्षा, और इसमें भी 3 टॉपिक दिए हुए हैं और हमको किन्हीं 2 टॉपिकों का ही इसमें अध्ययन करना है, उसको लिपिबद्ध करना है। पहला है आपका टॉपिक कि नालंदा और तक्षशिला जैसे संस्थानों का विशेष ध्यान देते हुए बौद्ध काल के दौरान शिक्षा के विकास पर चर्चा करें। इस युग की शिक्षा वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न थी, तो इसका भी हमको इस असाइनमेंट के तहत कार्य करना है। 1854 के वुड डिस्पैच की सिफारिशों पर चर्चा करें और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में इसके महत्व का मूल्यांकन करना है। यह हमारा दूसरा असाइनमेंट हो गया इस पेपर का, तीसरे पेपर का। और तीसरा असाइनमेंट है आपका शांति शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करें। हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने और भारतीय समाज में शांति को बढ़ावा देने के लिए इसे पाठ्यक्रम में कैसे एकीकृत किया जा सकता है, यह हमारा तीसरा असाइनमेंट हो जाएगा। इस कार्य को भी अगर हम कर लेते हैं, किन्हीं 2 पर असाइनमेंट तैयार कर लेते हैं, तो इसमें भी हमें 20 नंबर मिल जाते हैं आसानी से। अब बात करते हैं चौथे पेपर की। चौथा पेपर है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। चौथा पेपर है आपका शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। चौथा पेपर है आपका शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, और इसमें भी किन्हीं 2 अधिन्यास या 2 असाइनमेंट की हमको इसमें लिखने होते हैं। पहला आपका जो इसमें टॉपिक है जिस पर हमको अधिन्यास लिखना है, शैक्षिक प्रशासन के प्राथमिक उद्देश्यों पर चर्चा करें। शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न प्रकार क्या हैं और उनका उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है, यह हमारा पहला टॉपिक है जिस पर हमको असाइनमेंट लिखना है। दूसरा है आपका शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों जैसे शास्त्रीय मानवीय संबंध सिस्टम सिद्धांत का अन्वेषण करें। चर्चा करें कि प्रत्येक सिद्धांत शैक्षिक प्रशासन के अभ्यास को कैसे प्रभावित करता है, यह हमारा दूसरा टॉपिक है जिस पर हमको असाइनमेंट लिखना है। तीसरा है कि विद्यालय प्रबंधन को परिभाषित करें और इसकी प्रमुख विशेषताओं, आवश्यकताओं और दायरे पर चर्चा करें। स्कूल के प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इस पर भी हमको असाइनमेंट लिखना है। तो सुविधा की दृष्टि से हम किसी 2 टॉपिक को चुनाव करके और अपना यह कार्य भी पूर्ण कर लेते हैं और इसमें भी हमें 20 नंबर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सैद्धांतिक पेपरों में हमको जो हमारे सैद्धांतिक पेपर हैं 4, उसमें 80 नंबर की थ्योरी है, 80 नंबर की, चारों पेपर में 80 नंबर की थ्योरी है। तो इस प्रकार 320 नंबर हमको थ्योरी से प्राप्त हो जाते हैं और इन चारों पेपरों से संबंधित जो असाइनमेंट हैं वो 20-20 नंबर के हैं। तो 20 गुणे 4, इस प्रकार 80 नंबर यहां से हमको मिल जाता है असाइनमेंट से, और थ्योरी से हमको 320 नंबर मिलते हैं। ठीक है, यह इसकी लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, और ये हमारे असाइनमेंट से हमको प्राप्त होते हैं। तो टोटल हमारे जो 320 और 80 को जोड़ देंगे तो 400 नंबर का हमारा यह कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अब चर्चा करेंगे प्रयोगात्मक गतिविधियों की। बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है बीएड प्रथम वर्ष के लिए, और इसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रयोगात्मक गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से 4 भाग हैं। देखिए, इसमें प्रैक्टिकल ए और बी, सी और डी आपको दिख रहा होगा। प्रैक्टिकल ए, प्रैक्टिकल बी, प्रैक्टिकल सी और प्रैक्टिकल सी, इन्हीं भागों में हमारी प्रयोगात्मक गतिविधियों को बांटा गया है। अब चर्चा करते हैं पहले प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल ए की, जिसमें दिया हुआ है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट ये क्या है, आप इसी को समझिए। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का तात्पर्य होता है पढ़ना और प्रतिबिंबित करना, अर्थात किसी विषय वस्तु को पढ़कर अपने विचार प्रकट करना, अपना चिंतन प्रकट करना, हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग के तहत। लेकिन विश्वविद्यालय ने इसके तहत
5 पुस्तकों का सुझाव दिया है कि इन 5 पुस्तकों को पढ़कर, इन 5 पुस्तकों में से किन्हीं 2 को पढ़कर आप अपने विचार, अपना चिंतन दे सकते हैं और रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का जो कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। देखिए, पहली जो इसमें पुस्तक है कुरुक्षेत्र है, यह रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है ऐसे हो शिक्षक, यह गिज्जू भाई बधेका की पुस्तक है, ठीक है। और तीसरी जो पुस्तक है आपकी बचपन का रहस्य, यह मरियम मांटेसरी की रचना है। कर्मयोग, यह स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, ठीक है। और अंतिम जो पुस्तक है आपकी 5वीं, वह है उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र। इसको पाउलो फ्रेरे ने लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद अनिल सिंधवी ने किया है। तो सुविधा की दृष्टि से हम इन 5 में से किन्हीं 2 पुस्तकों का चयन कर लें, ठीक है, और उस पर अपने विचार प्रकट करें, अपना चिंतन प्रकट करें, अपना सार प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार यह जो हमारा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का कार्य है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट का जो कार्य है, यह हमारा पूर्ण हो जाएगा। और इसके तहत हमें, अगर इस कार्य को हम कर लेते हैं, उन 5 पुस्तकों में से किन्हीं 2 पुस्तकों पर अपने विचार, अपना चिंतन अगर हमने लिपिबद्ध कर दिया, तो यह कार्य हमारा पूर्ण हो जाता है और इसके तहत हमें पूरे 50 नंबर की प्राप्ति हो जाती है। अब यहां पर दिया हुआ है कि एक्सटर्नल 40 नंबर और इंटरनल 10 नंबर। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि बाह्य परीक्षक आपको 40 नंबर और आंतरिक परीक्षक आपको 10 नंबर, टोटल 50 नंबर आपको यहां से प्राप्त हो जाते हैं इस पेपर को करने से, या इस कार्य को करने से। यह प्रयोगात्मक गतिविधि का पहला पार्ट रहा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक गतिविधि के दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट पर, जिसमें है माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान, ठीक है। माइक्रो टीचिंग की जब बात आती है तो हर शिक्षक सजग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी विषय वस्तु है जो छात्राध्यापकों के कौशलों में विकास करती है। किस में विकास करती है? छात्राध्यापकों के कौशलों में विकास करती है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की जो कक्षा होती है, यह लघु कक्षा का ही एक लघु रूप होता है। इसमें छात्राध्यापकों के गुणों का विकास किया जाता है, ठीक। और यह जो माइक्रो टीचिंग होती है, यह 6-6 मिनट की होती है। इसके अंतर्गत हम 5 कौशलों का, वैसे तो कौशल किसी ने 14 बताए हैं, किसी ने 18 बताए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो 5 कौशल हैं, उन्हीं 5 कौशलों का हम इसके तहत अभ्यास करते हैं और उन कौशलों को हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 जो कौशल हैं आपके, वह पहला कौशल है आपका प्रस्तावना कौशल। दूसरा है आपका व्याख्या कौशल, और तीसरा है आपका प्रश्नीकरण। चौथा है आपका पुनर्बलन। 5वां है आपका श्यामपट। इन 5 कौशलों का इसके अंतर्गत हम अभ्यास भी करते हैं और उसका निर्माण भी करते हैं। तो प्रस्तावना से हम 2 कौशलों का निर्माण करते हैं, व्याख्या से हम 2 कौशलों का निर्माण करते हैं, प्रश्नीकरण से 2 कौशलों का निर्माण करते हैं, पुनर्बलन से 2 कौशलों का निर्माण करते हैं और श्यामपट से 2 कौशलों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार माइक्रो टीचिंग में हम 10 कौशल बनाते हैं। कितने कौशल बनाते हैं? 10 कौशल बनाते हैं, जो हमारे पठन पाठन को सुधारता है, हमारे शिक्षण गतिविधि को सुधारता है, हमारे कौशलों में विकास करता है, ठीक है। अगर हमें अच्छा शिक्षक बनना है तो बेहतर ढंग से हमको माइक्रो टीचिंग करनी होती है। माइक्रो टीचिंग करने के लिए हमें कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। जिस महाविद्यालय से हम बीएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं प्रशिक्षुओं के मध्य हम इसका अभ्यास भी करते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं लेसन प्लान की। लेसन प्लान क्या होता है? वास्तविक कक्षा का संचालन, वास्तविक कक्षा को किस प्रकार पढ़ाना है, वास्तविक कक्षा को पढ़ाने से पूर्व हमको किस प्रकार लेसन प्लान तैयार करना है, यह इसके अंतर्गत हमको सिखलाया जाता है। और
10 लेसन प्लान हमको इसमें बनाने होते हैं। ठीक है, कितने लेसन प्लान बनाने होते हैं? 10 लेसन प्लान इसके अंतर्गत हमको बनाने होते हैं। और जब हम इसको बनाना सीख लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप ये जान लीजिए कि अगर आपने लेसन प्लान को बनाना और उसको वास्तविक कक्षा में संचालित करना सीख लिया तो आप एक कुशल शिक्षक अवश्य ही बन जाएंगे। इसलिए इस पोर्शन का अभ्यास, इस पोर्शन को सीखना हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, हमारे शिक्षण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अगर हमें शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के क्रम में है, तो हमको माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान इन दोनों के बारे में बेहतर जानकारी हमको प्राप्त करनी आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल बी रहा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सी की। प्रैक्टिकल सी क्या है? अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ। अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ का तात्पर्य है, अगर इसका हम हिंदी अनुवाद करें तो होता है स्वयं को समझना। अब स्वयं को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हम अपने जीवन के बारे में देखें, सुने, समझें, ठीक है, पूर्व में जो हमारे साथ घटित हुआ है, अगर उसके बारे में हम चिंतन करें, उसको हम लिपिबद्ध कर दें, तो यह कहलाता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। और इसके अंतर्गत हम अपने जीवन के 5 ऐसी घटनाओं, ऐसे प्रसंगों को हम कहानी के माध्यम से इसमें लिखते हैं, अपने जीवन की, किसी अन्य के जीवन की नहीं। ठीक है, या आप ऐसे भी हो सकता है, इसमें एक चीज इसमें भी कर सकते हैं कि किसी दूसरे बच्चे का आपने जीवन में कुछ देखा हो, उसके जीवन में आपने कुछ देखा हो, तो उसकी कहानी भी आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। तो वहां से भी हमको सीख मिलती है। स्वयं को भी स्वयं के जीवन में भी आपने जो अनुभव किया हो, या दूसरों के जीवन में जो आपने अनुभव किया हो, और खासकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 2 अवस्थाओं में आपने जो सीखा है अपने जीवन में, या किसी अन्य से आपने सीखा हो, ठीक, तो वो कहानियों के माध्यम से अगर इसमें हम लिख देते हैं तो यह कहलाता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, अब जो चौथा आपका प्रैक्टिकल है वह है प्रैक्टिकल डी। यह और भी रोचक है। इसमें ड्रामा, आर्ट और म्यूजिक इन एजुकेशन को हमको इसमें कार्य करना होता है। ड्रामा क्या है? ड्रामा का मतलब होता है नाट्य। जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं, इस पृष्ठभूमि में रामलीला का मंचन बहुतायत होता है। तो जो छात्राध्यापक होते हैं, जो छात्राध्यापिकाएं होती हैं, अपने ही विद्यालय में रामलीला का आयोजन करते हैं। ठीक है, और उसका आयोजन कैसे हुआ, किसने किया, किस प्रकार किया, कैसी उसकी क्रियाविधि रही, इन सब का उल्लेख इसके अंतर्गत हमको करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रामा हो जाता है। इसके बाद जो है कठपुतली है, इसमें नौटंकी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। नौटंकियों के माध्यम से हम गांव क्षेत्रों में जा कर के किसी एक विशेष विषय वस्तु, जो सामाजिक समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दहेज उत्पीड़न है, जो है विधवा पुनर्विवाह है, बहुत सारे ऐसे जो है नाटक, नौटंकियां हम करके और समाज को इसमें शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं। तो उसी का क्रियान्वयन हमने किस प्रकार किया, कैसे किया, किस गांव में किया, किस क्षेत्र में किया, ठीक है, वो सब कुछ हमको इसके अंतर्गत लिखना होता है। अब बात करते हैं आर्ट की। आर्ट का मतलब होता है कला। हम जिस पृष्ठभूमि से हैं वह गोरखपुर के नज़दीक है, तो टेराकोटा कला गोरखपुर की मशहूर है। तो आप टेराकोटा कला के बारे में विस्तार से इसमें लिखिए। ठीक है, कि टेराकोटा कला क्या होती है, कहाँ होती है, मिट्टी पे बनती है कि कैसे बनती है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ इसके अंतर्गत आपको लिखना होता है। ठीक है, लखनऊ की चिकनकारी है, वो कपड़े पर जो है एक नक्काशी बनाते हैं, कपड़े पर बुनाई करते हैं, तो उसके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये कला है। आप मिर्ज़ापुर क्षेत्र यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, तो जो है आप मिर्ज़ापुर की जो कालीन की बुनाई होती है उसके बारे में इसमें लिख सकते हैं। तो ये कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। म्यूजिक की जहाँ तक बात करें तो भारत की जो संस्कृति है वह हर प्रांत में भिन्न भिन्न है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सोहर बहुतायत गाए जाते हैं। म्यूजिक है ये हमारा। ठीक, सोहर के बाद कजरी,
भी यहाँ पर लोकगीत है, कजरी, उसका भी हम गायन करते हैं। आल्हा, ग्रामीण इलाकों में आज भी आल्हा का प्रचलन है, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसके बाद फागुन के महोत्सव, फागुन के महीने में हम फगुआ का गायन करते हैं, तो फगुआ भी इसके अंतर्गत आ सकता है। वाद्य यंत्रों को भी आ सकता है, हारमोनिया हो गया, तबला हो गया, और बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, तो इनके बारे में इसमें हमको लिखना होता है। तो इस प्रकार यह कार्य भी हमारा पूर्ण होता है। अब ये ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकल बी को अगर हमने सही ढंग से कर लिया तो यहां पर भी हमको 50 नंबर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। नंबरों के बारे में इसलिए बता रहे हैं आपको कि नंबर आप जरूर जान लीजिए कि हमको किन किन कार्यों से कितने नंबर की प्राप्ति होती है। यहां आपने थर्ड प्रैक्टिकल आपने कर लिया अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, तो यहां से भी आपको 50 नंबर मिल गया। और आपने अगर प्रैक्टिकल डी कंप्लीट कर लिया ड्रामा आर्ट एंड म्यूजिक, तो इसमें भी आपको 50 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये 200 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। कितने नंबर मिल जाते हैं? 200 नंबर मिल जाते हैं। इसके पहले भी हमने बताया था आपको, जब हमने असाइनमेंट के बारे में आपको बताया था, तो आपको बताया था कि असाइनमेंट भी 20-20 नंबर का आपका होता है। ठीक है। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। 20 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है। 20 नंबर, 20 नंबर, ये 20 नंबर और ये 20 नंबर, तो टोटल हमको 80 नंबर असाइनमेंट से। और ध्यान दीजिए यहां पर यहां से हमको ये 200 नंबर, कितने नंबर? जो हमारी प्रयोगात्मक गतिविधियां हैं, यहां से हमको 200 नंबर, तो 200 नंबर यहां से हमको मिल गया और 80 नंबर हमारे असाइनमेंट के हो गए। 80 नंबर असाइनमेंट के हो गए, तो यह 280 हमको हमारे कार्यों से ही मिलता है। असाइनमेंट से 80 नंबर मिल गया और 200 प्रयोगात्मक गतिविधियों से मिल गया, तो टोटल हमको 280 मिल गया। और जो हमारा सैद्धांतिक पेपर है, सैद्धांतिक पेपर में एक पेपर से 80 नंबर, तो 4 पेपर से हमको 320 नंबर यहां से मिल जाते हैं। तो 320 और 280 को अगर हम जोड़ दें, 280 को हम अगर जोड़ दें, तो ये हमारा हो जाता है 600। तो टोटल हमारा जो पूर्णांक है बीएड प्रथम वर्ष का, वह 600 का है, जिसमें से हमें 280 नंबर की एक्टिविटी करनी होती है। ठीक है। क्या करनी होती है? एक्टिविटी करनी होती है। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक असाइनमेंट के रूप में बांटा गया है, जिसमें 80 नंबर मिलता है, और दूसरा ये आपका प्रयोगात्मक गतिविधियां, जो हमको 200 नंबर से मिलता है। ठीक है। 200 नंबर इसमें मिलता है। अब इस चीज को मैं क्यों बतला रहा हूं? इस चीज को इसलिए बतला रहा हूं कि ये जो 280 नंबर हैं, यह आपके प्राप्तांकों को काफी प्रभावित करते हैं। यह कार्य हमने जितने बेहतर ढंग से कर लिया, उतना ही अधिक हमको नंबर प्राप्त हो जाएंगे, और यह हमारे संपूर्ण प्राप्तांक को प्रभावित करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, और अपने मन मस्तिष्क में इसको बिठा लीजिए कि ये जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो असाइनमेंट का कार्य है, वह हमको बेहतर ढंग से करना होता है, तभी हम 280 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए हमको अपने विद्यालय में जा करके इन विषय वस्तुओं के बारे में समझ करके अभ्यास करना है, सब कुछ जानना है, जिससे हमारा जो प्राप्तांक है वह किसी भी तरीके से प्रभावित न हो। इसलिए पूरे तन मन धन के साथ इस कार्य को करने का प्रयास अवश्य करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।